हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्डोर एडुकेन। इयोन, एरा, पीरियड और इपोच, किसी भी टाइम पीरियड को जो टाइम है उसको मापने के लिए हमने ये टेक्निक अपना रखी है। जो टेक्निक है इयोन, एरा, इपोच, टाइम पीरियड और इपोच ऐसे रख रखा है। और सबसे पहले टर्सरी, फिर इयोसीन, फिर प्लीस्टोसीन और फिर प्रेजेंट एज। जो आज के दिन जो प्रेजेंट एज है उसके बारे में बता रखा है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन 1953 में डेवलप्ड बाय थेवार्था। ये वही थेवार्था है जो क्लाइमेटोलॉजी में काम करता है। जो कोपन, थॉर्नवाइट और थेवार्था, ये तीन बंदे जो हैं वो क्लाइमेटोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं। और इन्हीं की देखरेख में यार रिवीजन तो मैं नहीं कर सकता आपके नाम की, वो तो आपको ही करनी पड़ेगी। बात तो समझ गया, बिल्कुल सही है, लेकिन रिवीजन तो आपको खुद करनी पड़ेगी। आई एम रियली सॉरी, लेकिन जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको जो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होगा आप उसी में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको अपने क्लास अटेंड की, वो आपको बातें पता है, लेकिन आप रिवाइज नहीं कर पाए, उस पर टाइम नहीं लगता। तो 2x की स्पीड पर आप इन क्लास को दोबारा देख लीजिए, 2x की स्पीड पर दोबारा देख लीजिए, शायद आपका जो रिवीजन है वो हो जाए। रिवीजन दोबारा कर लोगे तो हो जाएगा। देखो मैं कहता हूं, अगर फिर भी कोई परेशानी रहती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। क्या तरीका हो सकता है, अगर कोई शॉर्ट हैंड नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने होंगे वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते भाई। ये जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन थी ये इन तीनों ने की, इनसे इन्फ्लुएंस होकर डॉक्टर अशोक हैं, जो डॉक्टर अशोक हैं उन्होंने भी स्टडी किया था। और डॉक्टर अशोक ने कहा कि स्टडी की, इंडिया की स्टडी की। और कोपन के हिसाब से अगर हम इंडिया की क्लासिफिकेशन को मापे तो इंडिया में 9 टाइप की क्लासिफिकेशन है, जिसमें ASW, AW सारे मिलकर वो टोटल 9 टाइप की। इंडिया एक ऐसा देश है जिसके अंदर हमें जो पांचों टाइप की, जो A, B, C, D और E, पांचों टाइप की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है। ये पांचों टाइप की क्लासिफिकेशन मिलने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही देश है, वो है भारत, ठीक है। आगे हम चलते हैं। जो अमेरिकन ज्योग्राफर है थेवार्था, उसको फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, द वर्ल्ड पैटर्न के बारे में इसने बात बताई। ज्योग्राफी है भैया, दो पास्ट के एनालिसिस किए, पॉपुलेशन का एनालिसिस और जो ऑल एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन का एक्सपेक्ट हो सकता है उसके ऊपर थेवार्था ने स्टडी की। उसमें बायोलॉजिकल भी आ गया और कल्चरल भी आ गया। अगर बायोलॉजिकल की बात करें, जो ट्राइबल पॉपुलेशंस है उनकी भी बात करता है। जो कल्चरल पॉपुलेशन है, जो लिटरेसी, रिलीजन और लैंग्वेज के ऊपर बात करता है, उन सब की स्टडी की। और आज इसके बाद हम जो 5 ज्योग्राफी के, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट, जिसको आप बोलते हो मेथड्स पॉपुलेशन ज्योग्राफी के, वो हम कर लेते हैं। सबसे पहला था मालथुस, फिर आगे बताने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। मालथुस क्या होता है? मालथुस एक बंदा था जो बताता है कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, और तेजी से बढ़ने का जो कारण बताया इसने कि जो फूड है वो बढ़ रहा है, लेकिन इसने यह कमी निकाली कि जो फूड है वो 1 + 2 + 3 इस स्पीड से बढ़ रहा है, यानी अर्थमेटिक वे से बढ़ रहा है। कोई बात नहीं। इसके बाद आता पॉपुलेशन, लेकिन इसने पॉपुलेशन को दुगनी स्पीड से बढ़ाया, यानी 1 का 2। यहां तक तो सही था, पॉपुलेशन और फूड मैच हो रहा था, लेकिन इसके बाद डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, 2 का 4 हो जाता है, यानी ज्योमेट्रिक मीन से वे से बढ़ता है। यहां ज्योमेट्री होती है और वहां अर्थमेटिक होता है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है और फूड के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस आता है। इसकी असम्पशंस क्या थी? असम्पशंस क्या थी कि जो एक सेक्स है, यानी जो मेल है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा और फीमेल जो है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। एक तो असम्पशन थी ये, और जो दूसरी असम्पशन है वो फूड से रिलेटेड थी। इन दो असम्पशंस के बेसिस पर इस बंदे ने थ्योरी दी और कुछ पॉजिटिव और प्रिवेंटिव चेक्स बताए। पॉजिटिव और प्रिवेंटिव चेक्स कहते हो? प्रिवेंटिव चेक्स तो होते हैं कि जो आदमी के द्वारा लगाए जाते हैं,
और जो पॉजिटिव चेक्स हैं जो नेचुरल तरीके से जो पॉपुलेशन को रोकने का काम करते हैं, इन सभी चेक्स के बारे में बातें चल रही थी और यही थ्योरी आगे चलकर कुछ लोगों के द्वारा नकार दी जाती है। और नकारने का जो कारण है, क्योंकि यहां तो जो ना तो टेक्नोलॉजी को एंटर किया गया, साइंस और टेक्नोलॉजी को एंटर किया गया, ना रिसर्च और डेवलपमेंट को टैकल किया गया, और ना ही जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको बताया गया। अब आपने देखा होगा कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से इंडिया के पास आज के दिन, अगर आज के 3 साल बाद अगर इंडिया के अंदर कोई भी अनाज पैदा ना हो तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो लगातार 3 साल तक, अगले 3 साल तक भूखी नहीं मर सकती। इतना अनाज भारत के पास। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो फूड है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक वे से बढ़ेगा? अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो साथ के साथ बता देना, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद शायद पॉपुलेशन ज्योग्राफी में इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, और कल मोस्ट प्रोबेबली पॉपुलेशन ज्योग्राफी खत्म करवा देंगे। माइग्रेशन वाले जो डी रिवर्सिटीज और जितने भी जो मॉडल्स है वो सभी कल बता देंगे, क्योंकि जितना जल्दी हो पाए हमें क्लास को आगे भी चलाना है, स्पीड से आगे चलाना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये चीजें इसने मैटर नहीं, जिसकी वजह से जो हमारा जो ये पॉपुलेशन और फूड का जो कॉम्बिनेशन माल्थus के द्वारा बनाया गया था वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट हो जाता है। यानी जो फूड है वो भी जियोमेट्रिक बेस से बढ़ सकता है। जो आज के दिन जो फर्टिलिटी है, जो आज के दिन जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज होकर हम प्रोड्यूस इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसको तो टैकल नहीं किया, उसको तो नहीं गिना उसने, जिसकी वजह से जो माल्थus की जो थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाती। और इसके बाद जो थ्योरी आती है जी दोस्तों वगैरह सब करवा देंगे। कल मोस्ट इंपोर्टेंट ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है अब तक की, क्योंकि कल हम जितने भी मॉडल्स हैं पॉपुलेशन और माइग्रेशन से रिलेटेड वो सारे के सारे करवाने की कोशिश करेंगे। उस क्लास में 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, कितने भी लगे, लेकिन कल के कल वो पूरे के पूरे करवा दिए जाएंगे, क्योंकि जल्दी से जल्दी करवाना भैया। अदरवाइज ऐसे ही स्पीड रही तो आई थिंक हम स्लो है, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें बताता हूं आपको। बताने को तो क्या है कि मैं चलता रहूं, अब आप लोगों का क्वेश्चन आता रहता है तो मैं उस क्वेश्चन के जरिए बहुत सारी बातें बता देता हूं, जिसकी वजह से हमारा सिलेबस लेट हो जाता है, ठीक है। अब ये तो था माल्थus की थ्योरी, और माल्थus की थ्योरी के जस्ट बाद नाम आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ये क्या करता है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है और जो कम्युनिज्म है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो फिर तभी तो करवा देना, तभी तो लेट होंगे। 8 जून का पेपर अब यार, अब 8 जून को यार 60 दिन रखते हैं, और 60 दिन में हमें 8 संडे मिलेंगे। संडे को क्लास नहीं लेते तो हमारे पास 52 दिन है सिर्फ, और 1 जून से आगे हम क्लास नहीं ले सकते, तो हमारे पास दिन रहते हैं लगभग 45। अब 45 डेज के अंदर हमें सारा का सारा सिलेबस करवाना है, तो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। क्या टाइम बढ़ाना पड़ेगा? टाइम बढ़ाना है या स्पीड बढ़ानी है, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी है जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कम्युनिज्म की जो सोसाइटी है उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो क्या कहती है कि कुछ रिच आदमी होंगे जो पूरी कंट्री पर राज करेंगे, और कम्युनिज्म सोसाइटी होती है यानी जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर सारा का सारा गवर्नमेंट कंट्रोल होगा। ये 2 बातें चलती हैं 4 मई से 3-4 मई से, 4 अप्रैल से नहीं, ठीक है। ज्योग्राफी का बहुत लेट है, टेंशन मत करो, स्पीड से। फिर ये मत बोलना कि मुझे हमें समझ में नहीं आना, मैं करवा दूंगा स्पीड, ठीक है। उसके बाद चलो देखते हैं जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी और जो कम्युनिज्म की जो सोसाइटी थी उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो जो कार्ल मार्क्स है वो कहता है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो इंडस्ट्री डेवलप करती है, और यही इंडस्ट्री आगे चलकर, ये जो इंडस्ट्री है आगे चलकर क्या करेगी, जो डेवलपमेंट है वो करेगी, और यहां पर जो लेबर क्लास है वो काम करेगी। अब ये जो लेबर क्लास है उसको पैसे मिलेंगे कम, और पैसे कम मिलने के चक्कर में वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर जितने ज्यादा हाथ होंगे वो जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे, यानी और पॉपुलेशन होगी, और वही पॉपुलेशन इस इंडस्ट्री के अंदर काम करेगी। आगे ऐसे ये जो रूटीन है चलता रहेगा। इनके जो आगे बच्चे होंगे वो भी सोचेंगे कि ज्यादा पैसे मिले, तो वो और ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, तो जिसकी वजह से
जो ये पूरा मैटर है, जो पॉपुलेशन बढ़ाने का जो मैटर है, वो चलता रहेगा। इस बंदे ने ना कोई प्रिवेंटिव चेक बताया, ना कोई पॉपुलेशन को रोकने का तरीका बताया। इसने सिर्फ ये तरीका बताया कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उसके पास बच्चे कम होंगे, और जो लेबर क्लास सोसाइटी है उसके पास बच्चे सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मुझे बता देना। स्पीड के बारे में वो सारी बातें हम लास्ट में 5 से 7 मिनट करेंगे। एक बार इस पूरे टॉपिक को कवर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्लार्क। जो क्लार्क है वो पॉपुलेशन कमीशन के ऊपर मेंबर है, ये इंडियन है भैया। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी 1972 में एक बुक लिखी इसने पॉपुलेशन ज्योग्राफी के ऊपर, जो पहली बुक थी पॉपुलेशन स्टैटिक्स मैथमेटिकल तरीके से। और यहां पर जो ज्योग्राफी है वो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन फेज में आ चुकी थी, जिसकी वजह से अब ज्योग्राफी के अंदर मैथमेटिकल फेज आ चुका है। ठीक है, देन जेलेंस्की क्या था, वो अमेरिकन था, मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी के ऊपर बात करता है, यानी इसका जो मॉडल है वो माइग्रेशन के ऊपर बात करता है। प्रोड्यूस टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी 1966, ये इसकी एक बुक है। ठीक है, अब इनके बाद, इन दोनों के बाद नाम आता है जेएस मिल का। अब जेएस मिल कौन था? ये भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी के ऊपर काम करता है। इस बंदे ने क्या किया कि जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता रहेगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होता रहेगा, कैपिलरी सिस्टम बन जाएगा, तो हम कम बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। ये होता है जेएस मिल का आइडिया। यानी जो अपर सोसाइटी है वो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगी। उसके बाद जो लोअर सोसाइटी है, यानी जो अपर सोसाइटी, सबसे अपर सोसाइटी जो है वो एक बच्चा पैदा करेगी। एग्जाम्पल है, उससे नीचे वाली 2, उससे नीचे वाली 3, उससे नीचे वाली 4। इस प्रकार से जो रूटीन है वो चलता रहेगा। यानी जो लोअर जो क्लास है वो बच्चा पैदा करना कम कर देगी। सॉरी, ऊपर वाली जो क्लास, जो नीचे वाली क्लास है, जो पॉवर्टी का बीपीएल जो सोसाइटी है, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेगी, जिसके कारण जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी। इस बंदे ने भी कोई प्रिवेंटिव और पॉजिटिव चेक नहीं बताए, यानी पॉपुलेशन को रोकने का कोई तरीका नहीं बताया। अब बात आती है शेफर की, और जो शेफर है वो कहता है कि किसी एरिया के अंदर अगर शेफर, ये वही शेफर है जो शेफर हार्शोन डिबेट आती है, जिसका जो रिजल्ट है वो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन और पॉजिटिविज्म के तौर पर निकल कर आता है। इस बंदे ने क्या किया, रिसोर्सेज और पॉपुलेशन, इन दोनों को मैच कर दिया। और जो मैच करने का जो तरीका था वो इस प्रकार रखा कि हम जो पॉपुलेशन पैदा करेंगे, रिलम्स ऑफ नेचर मिल्स का, भाई आप कहना क्या चाहते हो, एक बार इस बात को एक्सप्लेन कीजिए, तब तक मैं ये बात बता देता हूं कि एक पर्टिकुलर टाइम तक तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही रिसोर्सेज फुलफिल हो जाएंगे, यानी अब जो रिसोर्सेज रहते हैं वो उन सब के लोगों के लिए हैं जो आज के दिन लोग धरती पर जीवित है, तो उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस करना शुरू कर देगी। ये शेफर का आइडिया। लास्ट आता है आरसे डॉट, वो भी कहीं ना कहीं जो जेएस मिल की थ्योरी थी उससे रिलेट करता है। और वो इसलिए रिलेट करता है क्योंकि उसका कहना है कि जो अमीर आदमी, जो रिच पर्सन है, वो सिंगल रहना पसंद करते हैं। अगर वो सिंगल रहेंगे तो वो अपनी जो जिंदगी है वो बहुत अच्छे से जी पाएंगे, जिसकी वजह से जो आरसे डोंट है उसने अपना आइडिया दिया। नेचर ऑफ रिलिम्स वो भी बताएंगे। एक बार आप इस पूरे प्रोसेस को समझ लीजिए, कैसे कैसे पॉपुलेशन की जो मेन थ्योरी है वो डेवलप हुई है। क्योंकि इसके बाद एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल आता है डीटीएम, वो करवा के पॉपुलेशन ज्योग्राफी का जो मेन मॉडल थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद शेफर दोबारा बताना। ये एक शेफर है। इस बंदे ने क्या किया कि मान लीजिए यहां पर जो पॉपुलेशन है, जो रिसोर्सेज है वो 10,000 लोगों के लिए है। जब तक जो पॉपुलेशन है वो 10,000 नहीं होती, जब तक तो पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है वो स्पीड से बढ़ेगा। और जैसे ही पॉपुलेशन 10,000 हो जाएगी उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो बढ़ना कम कर देगी। यानी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 इतना हो जाएगा। ये होता है शेफर की डिबेट, शेफर का आइडिया, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड आइडिया है। आरसे डोंट बता चुका हूं, और लास्ट जो रहता है वो डीटीएम रहता है। कि वहां हमें 2-3 चीज देखने को मिलती है। और 2-3 चीज कैसे देखने को मिलती है,
हमें सबसे पहले जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है कि जो बर्थ रेट और डेथ रेट में क्या फर्क होता है। जब हम बर्थ रेट की हम बात कर रहे थे और डेथ रेट दोनों एक जैसे होते हैं, क्योंकि यहां हमें देखने को मिलता है कि कैसे हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है। जो ग्रीन जो लाइन है वो बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करती है और जो ब्लू लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है डेथ रेट को। तो जब हम इसके साथ साथ हम जो बर्थ लाइन है यानी जो लाइन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी, अब ये बन गए 1 2 3 4, ये स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, 4 एंड 5। इस प्रकार से जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है वो बनता है। अब मैं आपको ये सारी चीजें समझा देता हूं कि कैसे हमने ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है ये बनाया है, और ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वो बहुत आसानी से सोल्व हो जाए। अगर किसी बच्चे को लिखना आ जाए तो भी आसानी से सोल्व हो सकता है, क्योंकि जब आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के नए नए आयाम हम देखेंगे कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है वो एक प्रकार से नहीं, वो कई प्रकार से दिया गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो बेसिक जो आइडिया है जो थॉमसन ने दिया था उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो पहला स्टेज है उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों के दोनों हाई है, यानी बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई। तो कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन है वो कम आपको देखने को मिलती है और एक स्टेबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इस टाइम पीरियड को अगर हम इंडियन हिसाब से माने तो जो इंडिया का जो टाइम पीरियड था वो लगभग 1901 और 1921 इस बीच का जो टाइम पीरियड था वो ये था, क्योंकि यहां पर जो पॉपुलेशन है वो लगभग इंडिया की स्टेबल रही है, डेथ रेट भी हाई है और बर्थ रेट भी हाई है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो जो डेथ रेट है, डेथ रेट डिक्रीज होना शुरू कर देता है, क्योंकि यहां पर जो मेडिकल है, जो हेल्थ के ऊपर जो काम है वो होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती है उसके हिसाब से जो डेथ रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है, और उस समय जो बर्थ रेट है वो एज इट इज रहता है, यानी जो बर्थ रेट है वो हाई ही रहता है, क्योंकि तब तक हमें यह नहीं पता था कि डेथ रेट कम क्यों हो रहा है, क्योंकि सब लोगों ने यह मान लिया था कि हॉस्पिटल्स आ गए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया तो हमारा जो काम है वो चल सकता है, जिसकी वजह से जो ये जो गैप है ये गैप बनता है। इस गैप की वजह से जो पॉपुलेशन का एकदम से जो ग्राफ बढ़ता है उसको पॉपुलेशन बूम कहा जाता है। और पॉपुलेशन बूम जो वर्ड है वो किसने दिया, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए। पॉपुलेशन बूम जो वर्ड है वो किसने दिया? पॉपुलेशन बूम, पॉपुलेशन बूम वो वर्ड है वो पोल एंड ने दिया। इस बंदे ने पॉपुलेशन बॉम्ब के बारे में बताया कि पॉपुलेशन एकदम से कैसे बढ़ती है। देन सेकंड जो था, इसके बाद डेथ रेट भी कम होने लगता है, जो थर्ड स्टेज आती है, सॉरी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों जो डाउन आना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही दोनों डाउन आते हैं तो जो लाइन की जो इंटेंसिटी थी, जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अब उसी स्पीड से जो पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ेगी। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन जो स्पीड है पॉपुलेशन बढ़ने की वो थोड़ी सी स्लो हो गई। ये है थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। और जो फोर्थ स्टेज है वहां आकर जो ग्राफ है किसका, जो बर्थ रेट का जो ग्राफ है वो एकदम से डाउन आने शुरू हो जाता है। जैसे ही बर्थ रेट का ग्राफ डाउन आना शुरू हो जाता है तो उसी प्रकार जो पॉपुलेशन का जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन का जो मेथड है, जो मैंने आपको कल भी बताया था, ऑप्टिमम पॉपुलेशन कार्नियर ने दी थी। और ये वही बात है जो ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन, तीन प्रकार की जो पॉपुलेशन है वो मैंने आपको कल बताई थी। तो ये तीनों पॉपुलेशन जो फोर्थ स्टेज पर आकर अब पॉपुलेशन ऑप्टिमम स्टेज पर आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वो ऑप्टिमम स्टेज पर आएगी तो जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो जाएगी।
अब पॉपुलेशन सॉरी बर्थ रेट और डेथ रेट अब दोनों बराबर आ चुके हैं। जब पहली स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बराबर थे तो वहां जो पॉपुलेशन थी वो भी लगभग लगभग स्टेबल थी। जैसे जैसे फिफ्थ स्टेज में जो पॉपुलेशन और डेथ रेट है, बर्थ रेट और डेथ रेट है, वो स्टेबल होती है, यानी एक सी रहती है, सिमिलर लाइन आ जाती है, तो वहां भी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाती है। ये बात कही थॉमसन ने, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, जो बेसिक मॉडल हमें कहा जाता है। और ये डिपेंड करता है जो यहां ना तो माइग्रेशन का कोई रोल है, ना फूड का कोई रोल है, जो माल्थus ने थ्योरी बताई थी उसका कोई रोल है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी उसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक वे से या ये बताया गया है कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है वो इस प्रकार से डेवलप हुआ है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों, ये दोनों जो बर्थ रेट और डेथ रेट सिर्फ ये दोनों किसी न किसी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। भाई आप लेट हो, मैं फिर से कहता हूं कि 12 बजे हम क्लास शुरू कर देते हैं, तो बी ऑन टाइम। सब कुछ जरूरी है, मैं आपकी बातें समझता हूं, सब कुछ जरूरी है, लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि पढ़ाई से ऊपर कुछ भी नहीं। एक समय ऐसा आता है कि हमें यह लगता है कि पढ़ लेना ही बहुत अच्छा था, अगर हम पढ़ते तो शायद हम कामयाब हो जाते। बी ऑन टाइम ये है ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अगर आपको समझ में आया तो बता दीजिए, अदरवाइज इसको दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो पॉपुलेशन का इसी मॉडल के बेस पर सीपी ब्लैकर इस बंदे ने एक नया आयाम फिर से दिया, इसने नए आयाम जोड़ने की कोशिश करी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के अंदर, जो थॉमसन ने जो दिया था। रिपीट सर। पहली स्टेज क्या कहती है? पहली स्टेज कहती है कि बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों के दोनों जो हैं वो हाई रहेंगे। जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो जितने ज्यादा लोग मरेंगे, तो वहां जो पॉपुलेशन है वो स्लो होगी, यानी वो कम बढ़ेगी। जो उसकी बढ़ने की जो स्पीड है वो बिल्कुल नामात्र हो, यानी एक स्टेबल पॉपुलेशन हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। जो इंडिया का टाइम पीरियड था वो 1901 से लेकर 1921 तक का जो टाइम था, उसको हम इस प्रॉपर स्टेज 1 में हम बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो है, दूसरी स्टेज में जो डेथ रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पर आती है मेडिकल एडवांसमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हॉस्पिटल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो डिक्रीज होता है। और जैसे जैसे डेथ रेट डिक्रीज होगा तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो पॉपुलेशन एकदम से बढ़ेगी, क्योंकि उस समय पर जो बर्थ रेट है वो डाउन नहीं आएगा। अब याद रखना, सेकंड स्टेज में जो बर्थ रेट है वो कम नहीं होगा, सिर्फ डेथ रेट कम होगी, जिसकी वजह से हमें पॉपुलेशन बॉम्ब देखने को मिलता है। और वही पॉपुलेशन बॉम्ब पॉल एनरिच, इस बंदे ने पॉपुलेशन बॉम्ब के बारे में बताया था। ठीक है। तीसरी स्टेज आती है। अब तीसरी स्टेज क्या कहती है कि अब जाकर जो बर्थ रेट है वो भी कम होना शुरू होगा, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी। और जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी तो डेथ रेट का जो मैटर है, डेथ रेट तो पहले से ही कम होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट इतनी हो चुकी है। अब बर्थ रेट भी डाउन होना शुरू हो गई। लेकिन अब जो तीसरी स्टेज के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ेगी उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी एज कंपेयर टू जो स्टेज नंबर 2 से है। अब आप देखोगे 1921 से 1951 तक का टाइम है जो इंडिया का, वो स्टेज 2 कहलाता है। और स्टेज 2 क्यों कहलाता है? क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन का बूम हुआ है। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत सारे जो लोग हैं वो माइग्रेट करके पाकिस्तान से इंडिया आ गए, जिसकी वजह से जो सेकंड स्टेज है वो इंडिया का जो 1921 से 1951 का टाइम पीरियड है वो हम मान सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद फोर्थ स्टेज। अब फोर्थ स्टेज में जो बर्थ रेट है वो इतनी तेजी से नीचे आएगा। अब देखिए इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत तेज है, लेकिन जो डेथ रेट है वो तो ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड पर आ चुका है, अपने टाइम पर आ चुका है। अब डेथ रेट स्टेबल हो चुकी है। मान लीजिए अब लगभग 100 आदमी रोज के बढ़ते हैं, लेकिन जो बर्थ रेट है अब डाउन आना शुरू हो चुकी है। जैसे ही वो डाउन आएगी, जैसे जैसे बर्थ रेट डाउन आना शुरू होगा स्पीड से, उसी प्रकार से जो पॉपुलेशन का जो ग्राफ था
वो अपनी ऑप्टिमम स्पीड पर अपने ऑप्टिमम लेवल पर पहुंचना शुरू कर देगा। जैसे जैसे फोर्थ स्टेज आएगी, अब इंडिया तो 2021 का जो डाटा है, सॉरी 2021 के बाद हम अगर हम मानते हैं तो मान लीजिए 2043 आ चुका है, सॉरी 2025 आ चुका है। 2025 के बाद इंडिया इस स्टेज में आ चुका है, क्योंकि जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है अब वो दोनों कंट्रोल में आ चुके हैं। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ऑप्टिमम है। और ये जो स्टेजेस है 2001 से लेकर 2025 तक, ये जो स्टेज नंबर थर्ड 51 से लेकर और 2001 तक, इस टाइम पीरियड में जो बर्थ रेट है उसके अंदर जो इंदिरा गांधी का इमरजेंसी का टाइम पीरियड था वो भी काउंट होता है, क्योंकि जो बर्थ रेट है वो तो डाउन हुआ है ना इंडिया का। क्योंकि आप कल पूछ रहे थे कि इसको कैसे रिलेट करेंगे इंडिया के ग्राफ से, अब मैंने आपको बताया। लेकिन बहुत सारे जो ज्योग्राफर्स हैं उनका मानना है, अब यहां जाकर जो फिफ्थ स्टेज जो बन गई, लोगों का मानना कि जो डेथ रेट है वो भी ऑप्टिमम है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो डाउन आना शुरू हो चुका है। अब यहां जो थ्योरी अप्लाई होती है वो आती है जेएस मिल की थ्योरी, आरसे डोंट की थ्योरी। इन दोनों थ्योरी में यह कहा गया है कि जैसे जैसे बंदे का जो स्टैंडर्ड बढ़ता है तो वो अपना आइसोलेशन में रहना पसंद करता है, यानी अकेला रहना पसंद करता है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ेगी। अगर कोई बंदा एक सिंगल रूम में रहता है और उसको ना शादी करने का मन है ना आगे बच्चे पैदा करने का मन है, तो वो कैसे आगे जो फैमिली है वो बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो बर्थ रेट है वो तो डाउन आएगा, ये कहा गया थॉमसन के मॉडल में। और इसी को रिलेट किया जेएस मिल ने और आरसी डोंट ने, जो कल मैंने आपको बताई। कल जो हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्कीम्स का जो चैप्टर था एग्रीकल्चर स्कीम्स का, उसके बाद मैंने यही चीजें करवाई। तो इतनी सारी बातें अगर आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के अंदर समझ में आ गई होगी तो ये आप समझ लेना। अब कल मैंने आपको एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन का एक टॉपिक बताया था, पॉपुलेशन ज्योग्राफी का जो टॉपिक था वो कार्नियर ने दिया था, उसमें ऑप्टिमम पॉपुलेशन को हम कैलकुलेट करते हैं। और ऑप्टिमम पॉपुलेशन कल भी बताई थी कि ऐसा लेवल जहां जाकर जो पॉपुलेशन और रिसोर्सेज वो दोनों आपस में बैलेंस आउट करते हैं। पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का बैलेंस आउट का जो फॉर्मूला है वो आगे चलकर रिलेट करता है एक्करमैन का कंसेप्ट। एक्करमैन का भी यही कंसेप्ट है कि पॉपुलेशन और रिसोर्सेज दोनों बराबर हो जाएंगे। जिस एरिया में पॉपुलेशन और जो रिसोर्सेज है वो लगभग अगर हम बता सकते हैं कि इस एरिया में इतनी पॉपुलेशन रहेगी, इस एरिया में इतनी पॉपुलेशन रहेगी। और पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का ही मैटर जो सोल आउट किया था वो सेफर ने किया था 1929 में। ये सेफर वही बंदा है जो शेफर हार्टशॉम डिबेट में जिसका नाम आता है, जो रीजनल ज्योग्राफी और जो जनरल ज्योग्राफी के ऊपर लड़ाई होती है। अब इसके बाद अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है तो मुझे बता देना। देन इसके बाद की जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के अंदर जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद दो डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। पहली जो डेवलपमेंट है वो सीपी ब्लैकर की दिखी है। इस बंदे ने कहीं ना कहीं जो मेडिकल इमरजेंसीज थी उसको तो रिलेट किया है, तो इस बंदे ने भी 5 स्टेजेस में अपना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल दिया है। और सबसे पहले हाई स्टेशनरी लेवल, जिसमें हम ये वाला जो मैटर है ये रिलेट कर सकते हैं। यहां पर जो पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ेगी। देन उसके बाद है अर्ली एक्सपेंडिंग, जो दूसरी स्टेज इसने बताई वो अर्ली एक्सपेंडिंग, जो मैंने आपको सेकंड स्टेज के बारे में बताया अर्ली एक्सपेंडिंग। फिर आती है एक्सपेंडिंग स्टेज, लेट एक्सपेंडिंग जिसको आप बोल सकते हो। देन फोर्थ स्टेज है लो एक्सपेंडिंग स्टेज, एक्सपेंडिंग स्टेज। उसके बाद फिफ्थ जो स्टेज है वो डिक्लाइन स्टेज है। जो थॉमसन का मॉडल था उस मॉडल में हमें जो पॉपुलेशन मिली थी वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन देखने को मिली थी, लेकिन जो सीपी ब्लैकर का जो कंसेप्ट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, उस फिफ्थ स्टेज में हमें जो पॉपुलेशन का वो डिक्लाइन देखने को मिलता है। अब ये तो बात कही हमने इस पूरे कंसेप्ट में जो सीपी ब्लैकर का जो कंसेप्ट है जिसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को हम पढ़ते हैं। अब इसके साथ जो थर्ड है इसी के से मिलता जुलता जो कंसेप्ट है कार्ल सेक्स का। कार्ल सेक्स इसने भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल दिया और इसके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में
4 स्टेजेस आती है। तो इसका जो मॉडल था वो रिसर्च और डेवलपमेंट को ना जोड़कर, मेडिकल एडवांसमेंट को ना जोड़कर, इस बंदे ने इंडस्ट्री को जोड़ा। क्योंकि इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बंदा था ये इन्फ्लुएंस था किससे, कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो कार्ल मार्क्स सोसाइटी थी। और इस बंदे ने माइग्रेशन को भी इंक्लूड किया, फैमिली स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड किया, सब कुछ जोड़कर इकोनॉमिक, अर्बनाइजेशन, इन सभी चीजों को जोड़कर इसने अपनी 4 स्टेजेस बताई जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के अंदर आती है। सबसे पहली जो स्टेज थी, सबसे पहली जो स्टेज आती है वो प्री इंडस्ट्रियल स्टेज आती है, प्री इंडस्ट्रियल। उसके बाद इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल एंड द लास्ट, सॉरी यहां लेट इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल। अब 4 स्टेजेस पे इसने डेवलपमेंट की। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है इनके हिसाब से 4 स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीपी ब्लैकर का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल लिखिए या फिर कार्ल सेक्स का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल लिखिए या फिर थॉमसन का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल लिखिए, तो सिर्फ आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल पूछा गया है तो आप थॉमसन का लिखिए, लेकिन उसके अंदर आप जब कंक्लूजन के अंदर आओगे तो कार्ल सेक्स और जो सीपी ब्लैकर का जो कंसेप्ट है उसको भी लास्ट में इंक्लूड करोगे। तो ये तो बंदा था सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, जो हमने कार्ल सेक्स के बारे में बताया ना, जो कार्ल सेक्स, इस बंदे ने जो पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज थी जो इस बंदे की, जिसको जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल था उसके अंदर इसने फैमिली, माइग्रेशन, फूड इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब को जोड़कर एक नई डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल दिया और जिसमें बताया कि जो फर्टिलिटी रेट है, जो बर्थ रेट है वो क्यों डिक्रीज हो रहे हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो क्यों डिक्रीज हो रही है, उन सब के बारे में इस बंदे ने बताया। आपको सारी चीजें ऐसे ही पता लग सकती है अगर हम इस बात को, जो सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, अगर हम इसको पढ़ने लग जाएं तो लगभग 15 से 20 मिनट का है, क्योंकि हमें सारी चीजें शॉर्ट में देखना है, जल्दी जल्दी इस चीज को देखना है। तो एक बार पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर लेते हैं, इसके बाद जो भी टॉपिक होगा बाद में हम इसको वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है क्या गया, पूरा का पूरा हमने सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बता दिया आपको। अब जो हमारा जो कल बचा था उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। कल हम यहां आए हुए थे भैया कोल एंड कोलरेंस पर, जो अमेरिकन है और पॉपुलेशन ऑफ सोवियत यूनियन के बारे में बताता है, ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में बताता है। लेकिन इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो है सोशल कैपिटल, सोशल वेलबींग, एंथनी उट्समैन ने दिया था। अब ये क्या चीज है सोशल वेलबींग, समझने को तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर हम शॉर्ट में इसको समझाएं, आपके पास क्या क्वालिटी है कि आपकी पॉपुलेशन वो, आप जो वर्क करेगी जो पॉपुलेशन वो काम करके खुश हो जाए। आपके पास क्या क्वालिटी है कि आपकी पॉपुलेशन काम करके खुश हो जाए, यानी जो वर्क लाइफ बैलेंस एक कंसेप्ट आता है कनाडा के अंदर और इंडिया के अंदर भी है। जो पीछे एक मुद्दा आपने देखा हुआ करंट अफेयर में कि एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि एक बंदे को दिन में लगभग 16 घंटे काम करना चाहिए। वो जो कंसेप्ट था वो यही कंसेप्ट है जी, बिल्कुल डालें, यही तो डालना है। अब देखो आप सब क्या करते हो कि जहां तक मुझे देखने को मिला है कि आप क्वेश्चन के अंदर ये देखते हो कि हमारी गलती क्या है। मैं क्लास में आपसे बहुत सारी बातें इसलिए बताता हूं
कि आप वो सब बातें उस क्लास के जो क्वेश्चंस आप जब बनाओगे वो सारी बातें आप याद कर पाओ। मैं ये जो जितने भी पॉइंट बता रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। अदरवाइज हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी को जब हम करते हैं तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी बहुत लंबी है, एक हफ्ता चाहिए, लगभग 1 वीक के अंदर पॉपुलेशन ज्योग्राफी करवाने को चाहिए मुझे। और जब मैं उस पूरी पॉपुलेशन ज्योग्राफी को सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर करवा रहा हूं तो कहीं ना कहीं तो आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तो जानने ही पड़ेंगे। अगर आप उन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नहीं जानना चाहते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैंने लिख रखा है जितना मैंने बता रखा है वो सारा का सारा मैं आपको बताने को तैयार हूं। लेकिन अगर आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझना है हमारा, तो उसके अंदर आपको उस जड़ तक जाना पड़ेगा। अब जो एंथनी पुटमैन्स था उसने सोशल वेलबींग का कंसेप्ट दिया, और सोशल वेलबींग के कंसेप्ट में 3 बातें आती है, डोमेन्स ऑफ बीइंग, डोमेन्स ऑफ बिकमिंग और डोमेन्स ऑफ बिलोंगिंग। ये 3 बातें आती है। ये क्या चीजें हैं? डोमेन्स ऑफ बीइंग जो हमें जरूरत है, जो हमें चाहिए। डोमेन्स ऑफ बिकमिंग हमें ये पाना है, यानी ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है। जब आप देखो, जब आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी लिखो तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में एंथनी पुटमैन का कंसेप्ट कैसे इंक्लूड करोगे वो भी बताता हूं आज मैं। जब आप इस पॉइंट का कंक्लूजन लिख रहे हो, कंक्लूजन लिखा आपने कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल हमें एक नई अप्रोच देता है, एक पॉपुलेशन का आइडिया देता है कि आगे जो भविष्य में पॉपुलेशन किस प्रकार बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है उसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल रहा है एंथनी पुट्समैन का, क्योंकि इस बंदे ने कंसेप्ट दिया सोशल वेलबींग का, जो हमें अपनी जो डिमांड है, डोमेन्स ऑफ बीइंग, जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हमें उत्साहित करता रहता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, जो बर्थ रेट है वो डिक्रीज हुआ है, और जो डेथ रेट डिक्रीज हुआ है उसके पीछे जो कारण है वो मेडिकल एडवांसमेंट है। तो हेंस इज प्रूव दैट द 5th स्टेज ऑफ द पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, द पॉपुलेशन बिकम डिक्रीज। अब ये सारी बातें अगर इस पूरे कंसेप्ट के अंदर लिखते तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं आपके नंबर दूसरे बच्चों से ज्यादा आते। देखो, मैं बताने को तो बहुत सारी बातें आपको बता सकता हूं, लेकिन आपको जब तक एंथनी पुटमैन्स का कंसेप्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए सोशल कैपिटल का कंसेप्ट किसने दिया, सोशल वेलबींग का कंसेप्ट किसने दिया, तो आपके लिए एक मुसीबत खड़ी होने वाली है। जब तक आप इस पूरे कंसेप्ट को नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छे ज्योग्राफर की जो पहचान है वहां बन पाओगे। देखो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे यही बता सकते हो, क्योंकि इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई। सोशल वेलबींग का कंसेप्ट आज तक किसी ने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं करवाया, और मैंने आर्डोर एडुडेंट पहली बार इस पूरे कंसेप्ट को करवा रहा है कि सोशल वेलबींग होता क्या है। अब आप देख लो, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट है डोमेन्स ऑफ बीइंग, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, और डोमेन्स ऑफ बिकमिंग हमारा फ्यूचर, हमें क्या चाहिए भविष्य के अंदर, और डोमेन्स ऑफ बिलोंगिंग, इसका मतलब है कि जो समाज सेवा है, जो समाज सेवक जो आज के दिन बने रहते हैं, ये है डोमेन्स ऑफ बिलोंगिंग। डोमेन्स ऑफ बिलोंगिंग, समाज सेवक जो समाज के लिए कार्य करता है, वो अपने लिए कार्य नहीं करता, इसको बोला जाता है सोशल वेलबींग का कंसेप्ट। सोशल वेलबींग का कंसेप्ट आपको जानना जरूरी भी है। अब पॉपुलेशन एज ए सोशल कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है कि जो आपने जो अपने पूरे टाइम में अचीव किया है, जो नॉलेज गेन की है, वो पॉपुलेशन, जो आदमी पॉपुलेशन में आप आ गए, और सोशल कैपिटल जो आपने नॉलेज गेन की है, उस नॉलेज को आप कैसे यूज करोगे एज ए समाज सेवक, ये कहता है सोशल कैपिटल का कंसेप्ट। सोशल कैपिटल का कंसेप्ट जो ब्लैक हुगीज ने दिया था, ब्लैक हुगीज ने इस कंसेप्ट को दिया था। लेकिन जो ब्लैक हुगीज है उसने 4 टाइप की कैपिटल बताई थी। सबसे पहली कैपिटल थी ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल, देन प्रोड्यूस्ड कैपिटल, एक लास्ट बच गई ह्यूमन कैपिटल, नहीं सॉरी, नेशनल कैपिटल।
सर क्या चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट है, इनमें डिफरेंस क्या है? क्या चाहिए आज की बातें और क्या रिक्वायरमेंट है, सॉरी क्या रिक्वायरमेंट है आज की बातें, आज प्रेजेंट डे की बातें, और क्या चाहिए भविष्य की बातें। जो बीइंग है वो हमें प्रेजेंट की बात बताता है, और जो प्रेजेंट बिकमिंग है वो हमें फ्यूचर की बात बताता है। अब समझ में आया? और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सोशल वेलबींग। जहां पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ी जाती है उसके साथ साथ जो सोशल वेलबींग का कंसेप्ट है वो भी पढ़ा जाता है। ब्लैक हुगीज का कंसेप्ट पढ़ते हैं। ब्लैक हुगीज ने 4 टाइप की कैपिटल बताई। कैपिटल क्या होती है? एक ऐसी एनर्जी जो पूरे पॉपुलेशन के हित में काम करे, उसको कैपिटल बोला जाता है। जो आपका जो ब्रेन है वो भी एक कैपिटल है, जो आपके साथी का जो ब्रेन है वो भी एक कैपिटल है। तो वो जो ब्रेन है, पर्टिकुलर ब्रेन, वो किस प्रकार से काम करेगा उसको 4 भागों में बांट लिया ब्लैक एंड हुगीज ने। ये 2 बंदे थे। और जो पहला जो है ह्यूमन, जो समाज के लिए जो वो नॉलेज उसने गेन की है, जो समाज के लिए काम करेगा, उसको ह्यूमन कैपिटल बोला जाएगा। दूसरा सोशल कैपिटल, मानवता के लिए काम करेगा, ह्यूमन कैपिटल। सोशल, समाज के लिए कार्य करेगा, सोशल कैपिटल। प्रोड्यूस्ड कैपिटल, जो इंडस्ट्रीज है, जैसे जिसने इंडस्ट्री लगाकर लोगों को काम दिया, रोजगार दिया, उससे पैसा घुमा, इकोनॉमी घूमना शुरू हुई, वो होता है प्रोड्यूस्ड कैपिटल, पूंजीपति। देन नेक्स्ट है नेशनल कैपिटल, वो दिमाग जो अपने राष्ट्र के लिए काम करेगा, उसको बोला जाएगा नेशनल कैपिटल। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें बता दीजिए, आपका डाउट तुरंत सोल्व कर दिया जाएगा। देखो, मेरे हिसाब से आज तक किसी ने भी कोई भी सोशल कैपिटल, सोशल वेलबींग का कंसेप्ट नहीं करवाया, और हम करवा रहे हैं उसको। 2 कंसेप्ट आते हैं, रिश्ले का और गुरिया का। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉपुलेशन ज्योग्राफर, इसका जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट इसने पहली टाइम रेस और कास्ट, इंडिया की रेस और कास्ट के ऊपर बात की। पहली बार जो करने वाला जो रिश्ले था, जो इंडिया की रेस और कास्ट और इन सब का ओरिजिन कहां से होता है, उसको तराशने की कोशिश करता है ये बंदा। और जो गुरिया है, ये बंदा इससे सहमत होकर नॉर्थ इंडियन की जो पॉपुलेशन है उसको आर्यन बताता है। बिल्कुल, कैपिटल्स मींस पूंजी। भाई मैंने क्या लिखा था? हाँ, ये ठीक है, कैपिटल्स मींस पूंजी, बिल्कुल सही बात है। पूंजी इन द सेंस वो पूंजी नहीं, कैपिटल्स मतलब वो नॉलेज जिस रिसर्च और डेवलपमेंट कर सके आप, वो दिमाग जो लोगों के हित में काम कर सके। हाँ, तो आते तो तभी तो करवा रहे हैं। ये तो एक आइडिया था कि आपने, ये आ गया कंसेप्ट आगे तो मैंने आपको बता दिया, तो मुझे याद था कि ये बात क्या आती है, वो पूरा करवाऊंगा आपको, टेंशन मत लो उस बात। मैं पूरे के पूरे जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट करवा कर चलूंगा आगे, ठीक। यानी ये मान लीजिए कि जितना भी हो सकता है आपसे, वो आपसे लिए हम करवाने को तैयार हैं। बस आपका जो साथ है वो बना रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कमेंट करते हैं, क्वेश्चन चेक करते हैं, वो क्लास को देखते हैं नहीं देखते मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट अगर आप क्लास को देखते हो, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। हमारे पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप सपोर्ट कीजिए ताकि हमें एक मोरल सपोर्ट मिले। अब अपने साथियों के साथ हमारी क्लास को शेयर कीजिए ताकि हमें भी लगे कि हाँ, हम थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं, जो हम तैयारी कर रहे हैं वो लोगों को काम आ रही है, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम यूजीसी नेट की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हरियाणा के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी सारे जो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो स्पेशली डिजाइन इसके लिए किया गया। देन उसके बाद जो भी जो एमपीपीसीएस है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई पीजीटी को पेपर देना चाहता है, स्टेट पीजीटी पेपर देना चाहता है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं और बता भी दूंगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि सामने से अगर आपका कमेंट नहीं आएगा तो
वो चीजें माइंड से स्किप हो जाती है। अब सोशल कैपिटल का जो कंसेप्ट है वो हॉर्सी बोनरोई ने दिया था। स्पेलिंग देख लेना भाई, यही आती है। पहली बार सोशल कैपिटल का कंसेप्ट इस बंदे ने दिया था। देन आगे चलते हैं। रॉबर्ट पुट्समैन की बुक थी मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क। सोशल कैपिटल को बॉन्ड, लिंकिंग और ब्रिजेस के बारे में बताया। अब इसके जो सोशल कैपिटल का जो कंसेप्ट है वो कैसे है, आपके और आपके भाई का जो है वो एक बॉन्ड है जिसको आप ब्लड रिलेशन भी कह सकते हो। और लिंकिंग क्या होता है, आपके दूर दराज का कोई फ्रेंड, उसके साथ आपका अच्छा लिंक है, अच्छा व्यवहार है, उसको आप लिंकिंग कह सकते हो। और ब्रिजिंग किसको कहते हो, एक बंदा, दो और तीन, आप थर्ड पर्सन को नहीं जानते लेकिन आप इस पर्टिकुलर बंदे से इसके थ्रू आप अपना काम करवा रहे हो, इसको बोला जाता है ब्रिजिंग। तीन कंसेप्ट सोशल कैपिटल के अंदर यूज होते हैं। और जो सोशल कंसेप्ट है, सोशल कैपिटल है सॉरी, वो ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और म्यूचुअलिटी, इन सब के बेसिस पर चलता है। मैंने आपको बताया सोशल कैपिटल का काम मतलब समाज सेवा, और समाज सेवा चलती है व्यवहार से, विश्वास से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से और म्यूचुअलिटी। भाई इससे ज्यादा अगर किसी को कोई डाउट है तो मैसेज कमेंट कीजिए ताकि पता लगे। अब हमारे पास कल एक क्वेश्चन आता है कि हमें नोट्स चाहिए, तो आप सब बता दीजिए कि क्या फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करवाने चाहिए। मुझे अपनी मेहनत का कुछ नहीं लेना, इसके पीछे जो टाइपिंग कॉस्ट है अगर आप वो कहोगे तो वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप ये बोलोगे कि उसका कुछ हक बनता है टाइपिंग कॉस्ट का तो आप बता देना, ठीक है, क्योंकि हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ के रख रखा है। आप जो क्लासें चल रही हैं वो आपकी वजह से चल रही है। उसके बाद आता है पॉपुलेशन रिसोर्सेज। जो पॉपुलेशन रिसोर्सेज है वो क्या आता है, शॉर्ट नोट्स। कौन से शॉर्ट नोट्स भाई, आप मेरे शॉर्ट नोट्स पढ़ के क्या करोगे। अब मेरे शॉर्ट नोट्स तो ऐसे लिखे हुए हैं, ये शॉर्ट नोट्स नहीं है, एक्सप्लेन है। शॉर्ट नोट्स तो मैंने कभी बनाए नहीं, अच्छे से बनाएंगे तब आपको दे देंगे, लेकिन अभी के लिए वो है नहीं। ठीक है, पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे। पॉपुलेशन और रिसोर्सेज होते क्या है, पॉपुलेशन जो रिसोर्सेज है, जो सेंडर्स सेफर का जो कंसेप्ट था, शोफरस, इस कंसेप्ट में पॉपुलेशन और रिसोर्सेज को बैलेंस आउट करने का बात कही थी। एक्करमैन का जो कंसेप्ट था वो भी पॉपुलेशन और रिसोर्सेज को मापता है। वही जो माल्थूस का कंसेप्ट है वो इनडायरेक्टली रिलेट करता है पॉपुलेशन और रिसोर्सेज से। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के ऊपर हर एक बंदे का, अगर आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन और जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर क्वेश्चन लिखने को आ जाए, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज विद एग्जांपल। अब आप देखो कि इस क्वेश्चन को आप कहां रिलेट कर पाओगे। एक्सप्लेन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज विद एग्जांपल, एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज विद एग्जांपल। आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर मैं भी लिख देता हूं आगे, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज विद एग्जांपल, ये लिख लीजिए भैया, ये क्वेश्चन आपको लिखना है। अब आगे हम चलते हैं कि जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है वो एक बैलेंस करता है पॉपुलेशन और रिसोर्सेज को। जैसे जैसे वो बैलेंस आउट करेगा तो उसको बोला जाता है, कैनन और कैंटोलियन इन बंदों ने पॉपुलेशन रिसोर्सेज के ऊपर काम किया है। रॉबिन्सन
कैनन, कैस्टोलियन, सिडवक, डाल्टन, सैंडर्स और सेबी। और वही पॉपुलेशन रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्करमैन ने बताया है। और एक्करमैन ने 5 टाइप से पॉपुलेशन रिसोर्सेज के बारे में बताया, यूएस टाइप, ब्राजीलियन टाइप, यूरोपियन टाइप, इजिप्टियन टाइप और चाइनीज टाइप। इस प्रकार से 5 टाइप बताई है। और उन सब 5 टाइप में जो टेक्नोलॉजी है उसका इफेक्ट हमें बताया, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है, ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो बैलेंस करती है कि पॉपुलेशन होगी या ज्यादा होगी, अंडर पॉपुलेशन में कोई कंट्री रहेगी, ओवर पॉपुलेशन में रहेगी या फिर ऑप्टिमम पॉपुलेशन में रहेगी। तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी पर। अगर फिर भी किसी बच्चे का डाउट है तो हमें बता दीजिए। तब तक आप मैसेज या कमेंट नहीं करोगे तो हमें उस बात का कैसे पता चलेगा कि आपका इस पर्टिकुलर ऑप्शन पर कोई डाउट है या नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, पॉपुलेशन रिसोर्सेज इन इंडिया। ये जो पॉपुलेशन रिसोर्सेज है इसके ऊपर किसी ने काम किया तो पीएन सेन गुप्ता, पॉपुलेशन रिसोर्सेज इन इंडिया। यहां पर अगर किसी ने काम किया तो वो पीएन सेन गुप्ता ने किया है, पी सेन गुप्ता। थैंक यू सो मच भाई, आपका कंट्रीब्यूशन ही हमें एक मोटिवेशन देता है, एक फ्यूल की तरह काम करता है कि हम आपके लिए रोज लाइव क्लास लेकर आते हैं। और मैं आपको बताऊं तो एटलीस्ट मुझे इस पूरे लेक्चर को तैयार करने में 2.5 घंटे लगे। कल मैं रात को 10 बजे इस लेक्चर को बना रहा था तो मुझे 12:30 बज चुके थे कि मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए। और इस पूरे लेक्चर कंप्लीट होने में मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पीडीएफ बन पाई है, यानी इसके बाद जो पीपीटी जो मैं रोज बनाता था आपके लिए वो नहीं बन पाई। सिर्फ एक पीडीएफ मैंने आपको एक जल्दी जल्दी में बनाकर रखी है कि ताकि क्लास नहीं छूटनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन का कंसेप्ट किसने दिया था? पोल एंड रिच। कल आज मैंने आपको करवाया था पॉपुलेशन बॉम्ब में, पॉपुलेशन बॉम्ब जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल था वहां बताया था। तो इस बंदे ने ही ओवर पॉपुलेशन का कंसेप्ट बताया था। और अकॉर्डिंग टू क्लार्क 2 टाइप की पॉपुलेशन होती है, इनडायरेक्ट ओवर पॉपुलेशन और डायरेक्ट ओवर पॉपुलेशन। इनडायरेक्ट ओवर पॉपुलेशन और डायरेक्ट ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या है, और इंडिया के अंदर डायरेक्ट ओवर पॉपुलेशन है या इनडायरेक्ट ओवर पॉपुलेशन है? देखो, जब तक आप सारी बातें समझ के नहीं चलोगे तो आई थिंक आपका जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं आपको इश्यू क्रिएट कर सकता है। माइग्रेशन ज्योग्राफी, जो माइग्रेशन के ऊपर जो चैप्टर है वो भी हम करवा देंगे, टाइम रहा तो आज ही करवा देंगे, अदरवाइज जो नेक्स्ट जो क्लास होगी मंडे को उस दिन हम पूरा पूरा जो माइग्रेशन ज्योग्राफी है वो कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, देन अब आगे हम चलते हैं कि ओवर पॉपुलेशन और इनडायरेक्ट पॉपुलेशन और डायरेक्ट पॉपुलेशन में क्या फर्क। लो यूज ऑफ रिसोर्सेज, लो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आपके पास भंडार भरे हैं कोल के, पेट्रोलियम के, बहुत सारी एनर्जी है और आप अपना डेवलपमेंट नहीं कर रहे। आप किसी के वेट में बैठे हो कि हम पे आएगा, हमें कोई पैसा देगा और तब जाकर हम डेवलपमेंट करेंगे। जो अफ्रीकन स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट ओवर पॉपुलेशन का रोल प्ले करते हैं। और इनडायरेक्ट ओवर पॉपुलेशन क्या होती है कि जो रिसोर्सेज है वो तो ठीक है लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। उस टेक्नोलॉजी की वजह से हम इनडायरेक्ट वेव से ओवर पॉपुलेशन का शिकार बन चुके हैं। और यही रोल इंडिया में है। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी कमी है लेकिन जो रिसोर्सेज है वो कंप्लीट है, जो ये बताता है कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो ओवर तो है लेकिन इनडायरेक्ट वे से है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी हो तो हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देन अब हम आगे चलते हैं। अगर हम पूरे नॉर्थ इंडिया को मान ले तो पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन जाता है। मध्य प्रदेश से ऊपर लेकर, एमपी से ऊपर लेकर जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और राजस्थान और गुजरात, अगर इन सब स्टेट्स को मान ले तो जो पूरी की पूरी जो कंट्री है एक कंट्री बन जाएगी और 3rd लार्जेस्ट कंट्री हो जाएगी। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़। अगर यूपी की हम बात करें तो यूपी की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा है। एक ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है लेकिन ओवरऑल यूपी की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा है।
बहुत सारे ऐसे स्टेट है हमारे जिसकी पॉपुलेशन बहुत सारे आइलैंड जो है उनसे भी ज्यादा है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो बता दीजिए, आपका डाउट तुरंत सोल्व कर दिया जाएगा। देन आगे हम चलते हैं। जब आगे हम चलेंगे तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो कार्ल सैंडर्स का है। कार्ल सैंडर्स ब्रिटिश से था और जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स है उसके बारे में इसने स्टडी की कि जैसे ह्यूमन जो इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया 4 करोड़, यूपी की कितने करोड़ है? यूपी की पॉपुलेशन 20 करोड़ से भी आसपास है शायद, जहां तक मुझे आइडिया है 20-22 करोड़ पॉपुलेशन है यूपी की। फिर तो अपने आप ज्यादा, लेकिन 5 गुना ज्यादा है ना। अब देखो उस बात को, कहां 4 करोड़ और कहां 20 करोड़। देन आगे हम चलेंगे जब ऑप्टिमम पॉपुलेशन वहां बनेगी जहां सोशल कैपिटल होगा और इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। इकोनॉमिक वेलफेयर, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम जरूरी है, यानी एक आदमी कितने रुपए खर्च कर सकता है वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। यहां हम इकोनॉमिक वेलफेयर की जब बात करते हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। क्या आपको इन दोनों बातों का फर्क पता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में इंडिया 5th नंबर पर है, लेकिन जब परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के बेसिस पर इंडिया की इकोनॉमी को मापा जाता है तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये पॉइंट आपको उस सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर लिखने हैं। मैं बार बार ये बातें इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जब तक आप ये सारी बातें नहीं लिखोगे तो जो आपका आंसर है वो बहुत सिंपल रहेगा। सामने वाला जो एग्जामिनर है उसको ये लगना चाहिए हाँ जो क्वेश्चन लिखा है उसमें बहुत सारा डाटा है, बहुत सारे नाम है और बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, यानी बच्चे को नॉलेज। अगर ये बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है तो हमारे जो पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है हरियाणा का उसके अंदर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आएगी। इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ओवरऑल। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर बात करते हैं इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगर आपको इन दोनों बातों के बारे में पता है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और परचेजिंग पावर पैरिटी में 3rd लार्जेस्ट, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या आप बता सकते हो? अदरवाइज इस कंसेप्ट को मैं यही बता देता हूं। जब हम जीडीपी की बात करते हैं, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इंडिया 5th लार्जेस्ट है। ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन होती है उस प्रोडक्शन के बेसिस पर पूरे का पूरा अगर माने कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी है तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वो प्रोडक्शन जैसे गाड़ी हमारे यहां बनती है, मोबाइल फोन बनता है, बुक्स बनती हैं, एनीथिंग इन कंट्री हैज प्रोड्यूस, वो जीडीपी के अंदर आएगा। यानी जो कंट्री के विद इन द टेरिटरी अगर कोई चीज प्रोड्यूस होती है, कोई बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, तो उसको हम जीडीपी में ले सकते हैं। अगर उसके बेसिस पर इंडिया की इकोनॉमी को मापे तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है? हमने एक पेन रख लिया, जैसे ये पेन रख लिया और इस पेन की कीमत रख दी $20 और इस $20 के बेसिस पर हम पूरे कंट्री की परचेजिंग पावर्टी मापेंगे। जब परचेजिंग पावर्टी किसी कंट्री की मापेंगे तो हमें वो बताएंगे कि किसके पास ज्यादा पैसा है कि पूरा का पूरा जो ये पेन है उसको कोई खरीद सकता है। तो इंडिया उस बेसिस पर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आता है। देखो अगर डाउट है तो आप बता दीजिए, अदरवाइज जो है हम बहुत सारी बातें आपको बता चुके हैं और ये बातें आपको याद करनी ही है। देन आता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन, बता दिया। माल्थus की थ्योरी कल बताई थी कि पॉपुलेशन जो है वो जियोमेट्रिक मीन से बढ़ रही है और जो फूड है वो अर्थमेटिक बेस से बढ़ता है, 1 2 3 4, और जो जियोमेट्रिक है 1 2 4 8 16 ऐसे बढ़ रहा है। जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को प्रमोट करती है। कैसे कैसे जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो लेबर सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा दबाने का काम करती है, फिर वही लेबर सोसाइटी पॉवर्टी में आ जाती है, गरीबी में आ जाती है और वो गरीबी में बच्चे पैदा करते हैं ताकि
जो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो वुमेन का बढ़ जाता है। ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे। जिस माइंडसेट से वो बच्चे पैदा करते हैं तो दोबारा से वो पॉवर्टी और ज्यादा रहती है। अगर ओवरऑल जो रिजल्ट देखा जाए तो वहां पॉपुलेशन बढ़ जाती है। जीडीपी, जीडीआरपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी अलग चीज है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है जीएनपी। जीएनपी का कंसेप्ट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी जुड़ता है, लेकिन जीडीपी में कोई इंपोर्ट और कोई एक्सपोर्ट नहीं जुड़ता। यानी जीएनपी के अंदर अगर कोई भारत के अंदर पैसा आता है तो उसकी इवैल्यूएशन नहीं होती, वो नहीं जुड़ता जीएनपी के अंदर। लेकिन जीएनपी के अंदर वो पैसा जुड़ता है जो बाहर से आता है, या तो वो एक्सपोर्ट की वे में आए, इंपोर्ट की वे में आए, या फिर अगर जो बाहर जो लोग रहते हैं हमारे वो पैसा भेजे तो वो भी जीएनपी में कवर होता है। लेकिन जब जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें ऐसा कोई भी रोल प्ले नहीं करता, उसमें कोई भी बाहर का पैसा नहीं जुड़ता। कार्ल मार्क्स की थ्योरी में आपको बता चुका हूं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, 3 डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल मैंने आपको समझाए हैं, थॉमसन का, सीपी ब्लैकर का और एक कार्ल सैक्स का। सारे के सारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल रट्टा मारकर पी जाना भैया, रट्टा मारकर, गोलकर जिसको कहते हैं वो पी के जाना। मेंस में एक क्वेश्चन और प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, कंफर्म जमा। अब बात करते हैं 3 थ्योरीज की। जो थ्योरी है वो जेएस मिल की थ्योरी है। जेएस मिल, आर्चर डॉन और सैडलर की थ्योरी है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। जेएस मिल की थ्योरी कहां पर रिलेट करती है, कैसे सोशल कैपिटल जो है वो रिलेट करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो रिलेट करता है। आर्चर डॉन जो है वो भी सोशल कैपिलरी के ऊपर काम करता है। जो ऊपर क्लास सोसाइटी है वो कम बच्चे पैदा करती है एज कंपेयर टू लोअर क्लास सोसाइटी। उसके बाद जो सैडलर है वो पॉपुलेशन ग्रोथ और डेंसिटी उनको रिलेट करके बताता है। सिर्फ इतना ही याद करना है। अगर आप बोलो तो क्या क्लास को आगे माइग्रेशन की जो थ्योरी है उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। आज पॉपुलेशन हमने लगभग कंप्लीट करवा दिया है। जितनी भी पॉपुलेशन की थ्योरी है वो सारी की सारी हमने करवा दी है। अगर आप बोलोगे तो आगे हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप बोलोगे तो आगे जितनी भी थ्योरी है वो सारी की सारी मैं करवा देता हूं। अगर फिर माइग्रेशन की थ्योरी हमारी रह जाती है तो हम एक बार एक्करमैन का कंसेप्ट देख लेते हैं। एक्करमैन का कंसेप्ट पॉपुलेशन और रिसोर्सेज पे बेस है। यूएस टाइप की जो पॉपुलेशन है उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया और यूएस आते हैं, जिसके अंदर हाई टेक्नोलॉजी और लो पॉपुलेशन रिसोर्सेज। सुनो, एक बार क्या ज्यादा एक्सप्लेन कराना है, एक बार दोबारा लिखिए। कल हम शुरुआत माइग्रेशन ज्योग्राफी से करेंगे। और एक क्वेश्चन ये आया कि जो जीएनपी में इंडियन इंडियन सिटीजन्स ऐड होते हैं, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये भी ऐड होते हैं। आज हम यही पढ़ते पहले। जब जीएनपी और जीडीपी ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जो जीएनपी है, पहले हम जीडीपी समझ लेते हैं। पहले जो भी इंडियन टेरिटरी के अंदर, यानी जो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का जो एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी प्रोड्यूस होगा, मैन्युफैक्चर होगा, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी, या फिर एग्रीकल्चर जो गुड्स है वो प्रोड्यूस होंगे, वो सारा का सारा जीडीपी में इंक्लूड होगा। यानी इससे बाहर अगर कोई हमारा जो सिटीजन गया है, अगर इंडिया का सिटीजन यूएस के अंदर जाकर काम करता है, वहां जाकर ट्रक चलाता है, वहां जाकर इंडस्ट्री लगा रहा है, वहां जाकर होटल बना रहा है, तो वो जो बंदा है वो यूएस की जीडीपी में काम करता है, ना कि इंडिया की जीडीपी में। जो सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, अगर आप बोलोगे तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और जो जीएनपी है, जब जीएनपी की हम बात करते हैं
तो जीडीपी प्लस जो बाहर से हमारे पास पैसा आता है, और बाहर से पैसा कैसे आएगा, जो भारत के नागरिक हमें पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस जिसको आप बोलते हो। इंडिया फर्स्ट है रेमिटेंस में, यानी बाहर से अगर इंडिया के पास सबसे ज्यादा पैसा आता है रेमिटेंस का। या फिर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका जो माइनस होकर, यानी जो एक्सपोर्ट करते हैं और जो इंपोर्ट करते हैं, उसमें से जो माइनस होकर जो पैसा बचता है, एक उस पैसे को हम जोड़ते हैं। और उसके अंदर जो ओवरसीज सिटीजनशिप है, अगर वो इंडिया के अंदर पैसा भेजेंगे तो वो भी जीएनपी के अंदर इंक्लूड होता है। ये सारा का सारा जीएनपी है, यानी जीडीपी प्लस बाहर से जो पैसा आता है वो जीएनपी बनता है। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको ये बातें समझ में आई? एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, ताकि उसके बेसिस पर हम ये बता पाए कि हाँ, कि कैसे जीडीपी और जीएनपी को जो डिफरेंस है वो सोल्व हुआ है। अब जो क्वेश्चन था कि सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, जो सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, एक बार उसको देख लो। इस बंदे ने कुछ नहीं किया। अरे आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को हमें सपोर्ट कीजिए, बस यही हमारी रिक्वायरमेंट रहती है आपकी तरफ से। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम बहुत सारी जो क्लासेस हैं वो आपके लिए इसी प्रकार से लेकर आते रहेंगे। आपका सपोर्ट, ये मान लीजिए कि सब कुछ है हमारे लिए। वो एक मोरल, इतना मोटिवेशन हमें देकर जाता है, जितना आपको जैसे लगता है कि आज पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पढ़कर बहुत सारे हमें कंसेप्ट समझ में आ गए, वैसे ही हमें जैसे ही आपका सपोर्ट मिलता है उसी प्रकार हमें भी ये लगता है कि हाँ, कि हमें बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, बस। ठीक है, अब भैया आप अपने हिसाब से बात करो। सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है, इस बंदे ने मेडिकल एडवांसमेंट पर बात की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बात की। इस बंदे ने कोई माइग्रेशन के ऊपर बात नहीं की, कोई फूड के ऊपर बात नहीं की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बात नहीं की। कौन? जो पहला डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल था, सिर्फ सिंपल वे से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो मॉडल है वो बातें करता है। लेकिन जैसे ही सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल आता है तो इस बंदे ने इसके अंदर माइग्रेशन को जोड़ दिया। अभी माइग्रेशन भी पॉपुलेशन को घटाने और बढ़ाने में काम करता है। जो ओवरऑल जो फर्टिलिटी रेट है टीएफआर, उसके ऊपर बात की कि कैसे टोटल फर्टिलिटी रेट घट रहा है। सोशल वेलबींग के ऊपर बात करता है ये बंदा, सोशल वेलबींग के ऊपर बात करता है, सोशल कैपिटल के ऊपर बात करता है। मैरिज के ऊपर बात करता है कि कैसे मैरिजेस लेट हो रही है। जो आज के दिन जो मैरिज लेट हो रही है वो भी कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन मॉडल है उसके अंदर कम पॉपुलेशन करने का काम करता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर भी जो सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, इन सब को मिलाकर एक नया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल तैयार होता है। इस बंदे ने ना कोई एक्सप्लेनेशन दी, ना कोई ग्राफ दिया, सिर्फ और सिर्फ जो बातें कही है वो इस प्रकार से कही है कि ताकि जो पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है, जैसे शुरुआत में जो पॉपुलेशन स्टेबल रहती है, फिर वो एकदम से पॉपुलेशन बूम करती है, तो उस पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने की कोशिश की, उसके अंदर नए आयाम जोड़कर एक नया पॉपुलेशन ग्राफ बनाने की कोशिश करता है। और यही बात की जाती है सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में। जो मैरिज और फैमिली जो पैटर्न चेंज हो रहा है, जो आज के दिन जो न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, पहले ज्वाइंट फैमिली रहती थी। जब आप ज्वाइंट फैमिली में देखोगे तो 10 से 15 बच्चे रहते थे, 10 से 15 लोग रहते थे। आज उसी न्यूक्लियर फैमिली में, आइसोलेटेड एक फैमिली में 3 से 4 आदमी रहते हैं। तो इस प्रकार से जो चेंज हुआ है ओवरऑल जो पॉपुलेशन, तो वो होता है सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल।